हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोग के सामने लेकर आया हूं कि 4 नवंबर को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं ब्लूप्रिंट का, आज मैं उसके इस एग्जाम के रिगार्डिंग में आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी आप लोगों को सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूं। और अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और उसके बाद अच्छी तरह से सेट 1 और सेट 2 को देखिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आप लोगों का होगा सेट 3। सेट 3 में सारा का सारा क्वेश्चन में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्योंकि आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आप सभी को भले भांति पता होगा। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे, यहाँ पे 11 नहीं बल्कि यहाँ पे 12 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आऊँ। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों का इसी प्रकार से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन के, पहला क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। एक एक क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में आप लोगों का थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक सब्जेक्ट में 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने सेट? 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पे आपका 40 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव और 40 क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव। यानी इस तरह से आपको 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पांचों सेट जो होगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेक्टेड होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार हो चुका है, बस आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर में अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग सोचते होंगे ना सर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे क्या? देखिए ये पर्सनल बात है, मैं बार बार पहले बता चुका हूं आप लोगों को, ये गुप्त बात था। ये हमारे टीम जो है, हमारे यूनिवर्सिटी के जो टीचर है वो परमिशन नहीं दे रहे यूट्यूब में बताने के लिए। अगर परमिशन देता तो मैं जरूर यूट्यूब में बताता। याद रखिएगा ये 80% गुप्त होगी। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जो मैं हिस्ट्री का आप लोगों का सेट तैयार किया हूं, अगर उन सेट को टेस्ट लगा लेते हैं एक बार, जो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे मैं बताऊंगा। कहां पे सर? यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। जो भी स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं उनको तुरंत मिल जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर में। कोशिश करेंगे कल तक आप लोग को मिल जाना चाहिए, ठीक है। और जो अभी तक बिल्कुल आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है। मेरा बोलने का एक ही मकसद है मेरे प्यारे, आप जहां पढ़ रहे हैं बहुत ही बेस्ट है, आप बिल्कुल आप लोग वहां पे स्टडी करें, लेकिन इस कोर्स को जरूर बाय कीजिए। एक बार आप लोग इस कोर्स को इनरोल करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कहां तक हो चुकी है और आपको कितना और बाकी आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। यहां पे ना सारा का सारा चीज आपको A to Z आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगी, उसके बाद आप लोग का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम 2024 के रिलेटेड जो क्वेश्चन होगी आपके पेपर में, ठीक है। और प्रीवियस इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे प्यारे, यहाँ पे सबसे फैसिलिटी बात ये है ना, सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि आप लोगों को चैप्टर को ना यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। इतना बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है ताकि आपको अगर समझ में आ जाए चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी चैप्टर आपको समझ में आ जाए, उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस किए जाते हैं। तो लेट ना करें, फी भी बहुत कम है। इसका फी आप देख सकते हैं बहुत ही नॉर्मल है, 900 रुपया फी है। 500 रुपया का अभी डिस्काउंट दिया गया है और आपको ओनली फॉर अभी 399 रुपीज में आपको मिल रहा है। तो जल्दी से जाएं और कोर्स को बाय करें। जो भी स्टूडेंट है बाय करने में कोई दिक्कत होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन मेरा बोलने का मकसद है कि आप लोग उस सेट को जरूर इनरोल करें। कौन सा सेट? जो हमारी टीम ने, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने हमें गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट का मतलब होता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इसके रिगार्डिंग उन्होंने सिलेक्टेड करके हमें दिए हैं, जो आप लोगों को मैं जस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज आपको मैं मिलने वाला है हिस्ट्री का, उसके बाद आपको A to Z, जैसे हिस्ट्री मिला, पॉलिटिक्स, उसके बाद आपको ज्योग्राफी मिलेगी, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारा का सारा आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोगों को सारा चीज आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है, बस आप लोग बिंदास होकर पढ़ें। अब बात करते हैं मेरे प्यारे थोड़ा सा मोटिवेशन। किताबों से लगाव रखिए, जो बुक है उनसे लगाव रखिए। मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी कहीं भी। बिल्कुल ये मेरा बेस्ट मोटिवेशन है मेरे प्यारे, कि जिसने इंसान जो इंसान बुक से लगाव रखा है वो किसी के सामने कभी उनको रोना नहीं देखा है, ना कभी गिड़गिड़ाने देखा है। क्योंकि बुक से जब लगाव रखते हैं ना मेरे प्यारे, उसको दुनिया की सारी चीजें मालूम हो जाती है कि मैं लोगों को क्या समझते थे और लोग मुझे
क्या समझते थे, आपको सारा चीज पता हो जाएगा जब आप बुक से लगाव रखेंगे। बुक से लगाव रखेंगे तो धीरे धीरे जो आपके अंदर में, आपके पास में, आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपसे रिलेटेड रखते थे, जो बुरा व्यक्ति था ना, वो धीरे धीरे दिखेगा आपसे दूर होते चला जाएगा। जिस तरह से दिखेगा मेरे प्यारे, आप राह सही रास्ते में जाएंगे तो आपका पास में आपका फ्रेंड हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो जो आपसे उठते बैठते थे, और अगर वो इंसान दूर नहीं जाएगा ना, जब आप बुक से लगाव करेंगे तो यकीन माने वो भी इंसान आपकी वजह से सुधर जाएंगे। तो आप लोग बुक से लगाव रखें, उम्र बहुत कम है, जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती में अंतर बताइए। मैंने ये क्लास में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, और पैसेंस से समझिए बेहतरीन तरीके से। आप क्वेश्चन आपको मिल गए, आंसर भी मिल गया, इसका मतलब यानी कि वीडियो को पॉज करें और कॉपी में लिखते रहें। बस लिखने वाला बंदा ना जिंदगी भर लिखते रह जाते हैं और रट्टा लगाते हैं, और एग्जाम में ना सही से वो आंसर नहीं लिख पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि रट्टा लगाने वाला व्यक्ति कभी भी, याद रखिएगा, टॉपर और 80-90% मार्क्स नहीं ले सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका नॉलेज होना चाहिए माइंड में कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है, पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जब आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा ना, उसके बाद जब लिखने में मजा कुछ और ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में आपसे पूछा गया है कि अंतर क्या है, डिफरेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपसे पेपर में छपेगी। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? ग्रामीण बस्ती में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, आखेट, लकड़ी काटना, खनन करना जैसे प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। ग्रामीण व्यवस्था में याद रखिए, ग्रामीण बस्तियां जो होती है ना, उनका जो भी व्यवसाय होती है, जो भी व्यवस्था होती है, वो याद रखिएगा प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, आखेट करना, लकड़ी काटना, खनन करना। खनन मतलब कोयला खोदना। ठीक है, कोयला की जगह कुछ भी खोद सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे प्रमुख प्राथमिक व्यवस्था होती है। गांव में सेवाओं का स्तर निम्न होता है, गांव में उतना सेवा नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो ग्रामीण बस्ती होती है उसमें ज्यादा सेवा नहीं मिलता है, इसलिए गांव जो है ना और पिछड़ते चले जा रहे हैं। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम निवास करती है तथा जन घनत्व कम पाया जाता है। ग्रामीण बस्ती जो होती है ना, उसमें ज्यादा जनसंख्या नहीं पाया जाता है। अधिकांश ग्रामीण बस्तियों प्रकीर्णन एवं एकीकरण होते हैं। अधिकांश ग्रामीण बस्तियां क्या होती है? प्रकीर्णन एवं एकांकी होते हैं। पहला आपसे पूछा गया ग्रामीण बस्ती, तो ग्रामीण बस्ती में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन करना, आखेट बनाना, ये सब का होता है। फिर आपको लिखना क्या है कि यह सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। गांव में सेवाओं का स्तर निम्न होता है, जो बस्तियां निम्न बस्तियां होती है, याद रखिए ग्रामीण बस्तियां, उसमें सेवाएं बहुत कम मिलती है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम निवास करते हैं, जनसंख्या भी बहुत ही कम मिलता है। आपको इसी तरह से बना बनाकर आपको लिखना है, रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगाएंगे तो फिर भूल जाएंगे, दिमाग से आउट हो जाएगा। ठीक है, नगरीय बस्ती किसे कहती है? ठीक इसको अपोजिट ले लेते हैं हम लोग। जैसे नगरीय बस्ती के निवासी द्वितीय व तृतीय व्यवसाय में, और जैसे निर्माण उद्योग, इन्हें उद्योग का निर्माण करना, परिवहन करना, वाणिज्य एवं व्यापार, सेवा तथा प्रशासन आदि से जुड़े होते हैं। कौन? नगरीय बस्ती के जो लोग होते हैं, ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कौन? तो बोलेंगे सर ग्रामीण बस्तियां जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नगरीय बस्ती जो होती है ये द्वितीय और तृतीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आप पूछेंगे सर द्वितीय क्रिया तृतीय क्रिया क्या होती है? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं एप्लीकेशन पे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको डील कैसे करना है। प्रशासन आदि से जुड़े होते हैं। नगरीय बस्ती में उच्च सेवाएं जैसे उच्च शिक्षा के स्तर, देखिएगा ना आप जहाँ पे हैं, क्या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो आपका गांव है, क्या उसी में देखिएगा यूनिवर्सिटी है? वहीं पे देखिए आप लोगों का कॉलेज है? नहीं है, लेकिन उससे आपको 5-10 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ेगा। तो उस जब आप लोग घर का छोड़कर 5-10 किलोमीटर जा रहे हैं ना, तो उस एरिया को ना हम लोग बोलते हैं नगरीय बस्ती, एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग नगर पालिका हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे नगर पालिका बोलते हैं, लेकिन बुक में बताना है आपको नगर बस्तियां। उच्च शिक्षा का स्तर, अस्पताल, पुलिस व्यवस्था आदि पाया जाता है। नगर में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होती है तथा नगरीय बस्ती सघन बस्तियां होती है। आप आशा करते हैं मेरे प्यारे कि मैं जो आप लोगों का एक्सप्लेन किया हूं 100 में 10% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप 10% समझ में आ गया ना, तो आप खुद से 90% समझ सकते हैं। बस आपको 1 से 2 बार देख लेना है। रट्टा मत लगाइए, रट्टा लगाने वाला बंदा याद रखिए मेरे प्यारे, रट्टा लगाते लगाते रह जाते हैं, उससे आउट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो डील नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में लेकर आऊं, देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा जूम कर देते, समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नगरों का विकसित करने के लिए कौन कौन से उद्देश्य है?
देखिए इसका निम्नलिखित उद्देश्य पहला पॉइंट में देखना है, नगरों के निवासियों को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण प्रदान करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नंबर 1, नगरों के निवासियों को स्वच्छ यानी शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण प्रदान करना होगा। जो स्मार्ट सिटी होता है ना, स्मार्ट मतलब स्मार्ट होता है, बोलते हैं स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल बोलते हैं ना, तो स्मार्ट मतलब क्या, पूरा सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहां पे पूरा धुआं उड़ रहा है उसको हमको स्मार्ट सिटी बना देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में, नगरों के लोगों के लिए बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए, जैसे हॉस्पिटल, उसके आसपास में हॉस्पिटल होना चाहिए, पुलिस स्टेशन होना चाहिए, रेलवे स्टेशन होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि याद रखिएगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है कि आधारभूत सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं को विकसित करना तथा उनके समाधानों को लागू करना। ठीक है, अब आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट देकर लिखेंगे ना तो मजा कुछ और ही आएगा, और एग्जामिनर जो आपके कॉपी चेक करेंगे ना, अगर आपके पेपर में 5 मार्क्स का आया है और 5 पॉइंट लिखते हैं तो वो 5 में से 5 मार्क्स देने की उनको लगेंगे। यहाँ बंदा अच्छी तरह से स्टडी करे और अपने मन से लिखा है। ठीक है, इसलिए पॉइंट देख कर लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब आते हैं सर घ नंबर में, नगरों के प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में निर्मित करना, यानी ऐसा जगह को स्मार्ट सिटी बनाया जाए जहां पे प्राकृतिक आपदा ना हो। सर प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, क्या होता है सूखापन, ये सब क्या है बोलेंगे सर ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं से दूर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नगरों में सारी सुविधाएं प्रदान करना नगरों में सतत तथा समग्र विकसित को प्रोत्साहित करता है। अब जैसे नगर में सारी चीज की व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्था अगर होगी ना सारी चीज के आसपास में, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से हो, तो याद रखिएगा वहाँ जो है ना विकास जो है कुछ और ही होगा, यानी अलग टाइप का। ग्रामीण जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं ना उसके तुलना में तो यहाँ पे बेटर होगी स्मार्ट सिटी में। यस या नो? तो यहाँ पे क्यों बेटर होगा? क्योंकि यहाँ के आसपास में सारा चीज की वहाँ की सुविधाएं है। ठीक है, आपको ऐसा ही लिखना है। समझ में आ रहा है ना जी? अगर अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार जरूर कमेंट करें कि सर जो आप एक्सप्लेन करें मुझे समझ में आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट करें। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। नगरों को ऐसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकास करना ताकि वह मॉडल के रूप में नगरों के लिए लाइट हाउस के रूप में काम करे। लाइट हाउस का मतलब स्मार्ट सिटी जैसे होती है ना, स्मार्ट सिटी को इस तरह से बनाया जाए जहां लोग दूर से देखें और देखकर बताएं कि एक स्मार्ट सिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए रात के समय लाइटों से जगमगा रहा है। ठीक है, ये भी एक तरह का इनका निशानी है स्मार्ट सिटी का। तो मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे कि आप अगर आपके पेपर में आ जाए स्मार्ट सिटी के बारे में तो आपको इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को लिख लेना है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा। देखिए मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि रट्टा वाला व्यक्ति सही से नहीं याद नहीं कर पाते हैं, जो रट्टा लगाते हैं ना लिख नहीं पाते, तो इसलिए समझ लीजिए 2-4 मिनट 10 मिनट का समय है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगा। भारत जैसे देश में गहन कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे भारत में गहन कृषि को क्यों अपनाया गया, ये आपको रीजन पूछना है। रीजन बताया गया है, इसको रीजन लिखना है आपका, क्या कारण है जो गहन कृषि को अपनाया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, मैंने आपको बताया था भारत एक कृषि प्रधान देश है, पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ कृषि भूमि मानवीय श्रम की अपेक्षा कम है। ऐसी स्थिति में गहन कृषि नीति की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भूमि उपयोग के साथ साथ देश के ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है एवं कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। यानी देखिए जो गहन कृषि होती है ना, एक तरह का देखा जाए कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, व्यापार करना, यानी एक तरह का जैसे पशुपालन देखिए ना, कोई कृषि करते हैं तो उसमें आसपास में देखिए बहुत सारा भेड़ लेकर चरा रहे हैं या तो बहुत सारे गाय लेकर चरा रहे हैं, तो भी क्या एक तरह का गहन कृषि है। मतलब एक समय में 2-3 वर्क करना, इसको हम लोग एक तरह का बोल सकते हैं गहन कृषि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर से आप लोग मायने नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है आप लोगों को। शुष्क कृषि किसे कहते हैं? शुष्क जो कृषि है किसे कहते हैं समझिए। वैसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर, आज तक आप लोगों को समझ में आया है कि 75 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है इसका मतलब क्या होता है? समझ में आता है? मुझे तो कभी नहीं है समझ में आया, मैंने पूरा क्लास 9 और क्लास 10, मैं तो 8 क्लास से पढ़ रहा हूँ आपका वर्षा के बारे में, तो 8, 9, 10 मैंने पूरा जिंदगी पर रट्टा लगा लिया, क्लास 12 तक भी मैंने रट्टा लगाया। याद रखिएगा आप लोग को रट्टा नहीं लगाना है, समझना। ये धरती है, क्या है? ये धरती है जहाँ पे हम लोग चलते हैं। कोई मनुष्य है जो चल रहा है ना, कितना बेहतरीन तरीके देखिए मनुष्य हंस रहा है।
अच्छा मुझे मनुष्य भी बनाने नहीं आता है। देखिए मनुष्य जो है लाफिंग कर रहा है, कितना अच्छा पहना हुआ है ना। तो ये मनुष्य लैंड है, ये भूमि है, तो भूमि पर धरती पर चल रहा है। तो वर्षा जो है ना 75 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 75 सेंटीमीटर नीचे आना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखिएगा मेरे प्यारे, जो कितना हम लोग बोलते हैं ना 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए तब जाकर धान की खेती होगी, हम लोग बोलते हैं ना, यही है आप लोग का, यानी धरती से नीचे में 75 सेंटीमीटर को मापा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, शुष्क कृषि की जाती है, शुष्क कृषि की जाती है। इसमें फसलों की शुष्कता सहने की क्षमता होती है, जैसे रागी, बजरा, मूंग, चना आदि। जो चना होती है या मूंग होती है, इसमें एकदम नमी होना चाहिए, मिट्टी एकदम नमी होना चाहिए, ताकि उनको शुष्क महसूस हो, तब जाकर वो अच्छा फलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद रखिएगा 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। चाहे वो आपसे 2 मार्क्स का पूछा या 4 मार्क्स का पूछा जाए, पूछेगा, लेकिन पूछेगा ये क्वेश्चन। निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में क्या अंतर है? निबल बोया गया क्षेत्र नेट एरिया 100 क्या है, और हम लोग बोलो ग्रोस एरिया क्या है, समझिएगा। वह भूमि खेती जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है निबल बोया क्षेत्र कहलाता है। सकल बोया गया क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र के अंतर्गत एक कृषि वर्ष में अलग अलग फसलों के लिए बोया गए कुल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। समझिए क्या बोल रहा है कि वह भूमि या वह खेती जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है निबल बोया क्षेत्र कहलाता है। यानी फसल रोपा भी जाना चाहिए, रोपना भी चाहिए, और फसल को काटना भी चाहिए, तो बोलेंगे निबल बोया गया क्षेत्र कहलाएंगे। लेकिन सकल बोया गया क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत एक कृषि वर्ष में अलग अलग फसलों के लिए बोया गया, यानी एक भूमि है, ठीक है। एक मैं बात कर रहा हूं, समझिए, अलग अलग फसल, ये भूमि है, यहाँ पे भूमि है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, समझिएगा, नहीं तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ये भूमि है, यहाँ पे धान की खेती की जाती है, किसकी? तो धान की। यहाँ पे पूरा का पूरा ना आप लोगों को जो यहाँ पे दिख रहा है, पूरा का पूरा धान की खेती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा यहाँ पे धान की खेती होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सकल बोया हुआ क्षेत्र में क्या होना चाहिए, तो मैं बात करूँ इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में आपका होना चाहिए गेहूं, मान लेते हैं गेहूं लगा देते हैं हम लोग, देखिए गेहूं का पौधा उग गया है, ठीक है। एक भाग में हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग लगा देते हैं गेहूं के बाद जौ लगा देते हैं, जो हम लोग खाते हैं ना, जौ लगा देते हैं। और एक भाग में हम लोग लगा देते हैं क्या, तो एक भाग में हम लोग लगा देते हैं मकई, ठीक। एक भाग में क्या लगा देते हैं? मकई। तो ये होता है क्या, याद रखिएगा, सकल बोया क्षेत्र। समझ में आया? एक जमीन पर एक ही फसल को उगाना तो बोलेंगे निबल बोया गया क्षेत्र। एक जमीन पर अलग अलग फसल का उत्पादन करना तो हम लोग बोलेंगे सकल बोया हुआ क्षेत्र। जैसे हम लोग बोले ना धान, गेहूं, मक्का। समझ में आ रहा है ना जी? दिक्कत नहीं हो रहा ना? नहीं तो बोलते रहेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? देखिए शुष्क ड्राई एग्रीकल्चर और वेट एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंट है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कृषि उस क्षेत्र में की जाती है, कौन सी कृषि सर? शुष्क कृषि, जो नमी टाइप का होता है। यह कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां जल का अभाव एवं एक अस्थायी समस्या है। इसके अंतर्गत बजरा, चना, ज्वार, रागी आदि फसलें उगाई जाती है। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा अभी जस्ट बताया ना 75 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। इसे बरानी कृषि भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बरानी कृषि भी हम लोग बोलते हैं। किसको? तो बोलेंगे सर शुष्क कृषि को। यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। अगर 75 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है तो वहां जो पौधा का जो जड़ है ना वो गल जाएंगे पानी की वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आर्द्र कृषि क्या है। इस कृषि के अंतर्गत गन्ना, चावल, जूट आदि की कृषि की जाती है। यहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। अब 75 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर वर्षा नहीं होगी ना तो चावल का उत्पादन होगा ही नहीं, धान की खेती होगा ही नहीं, गन्ना होगा ही नहीं। तो 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। धान मतलब चावल इस कृषि का मुख्य फसल है। यह कृषि 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में की जाती है। यानी 150 से 200 सेंटीमीटर से 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में की जाती है। समझ में आ रहा है ना जी? चलिए आशा करते हैं मेरे प्यार कि यहाँ पे आपको ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के 3 विभिन्न फसल और ऋतुओं की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। भारत में 3 फसल ऋतुएं मैंने आपको बताया था ना, आपको याद कर लेना एग्जाम से पहले। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है। रबी फसल,
खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल। जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, मैंने उन लोगों को एग्जाम्पल देके पढ़ाया था। आप लोगों को याद है ना मेरे प्यारे, बुक नंबर 2 में आप लोगों का देखिए, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल, चारों फसल को याद कर लेना है। डेफिनेशन किस महीना में बोई जाती है और इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, मैंने पूरा डायग्रामेटिक यानी पूरा पिक्चर के साथ आप लोगों को समझाया जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस कोर्स को ना जरूर आप लोग कोर्स को इनरोल करें, बाय करें मेरे प्यारे। बहुत नॉर्मल फी है और इस कोर्स को बाय करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ हो चुकी है और कितना अभी बाकी है। अभी भी 3 महीना समय है, पूरा नवंबर अभी बाकी है, दिसंबर, जनवरी, याद रखिएगा 3 महीना अगर तैयारी करते हैं मेरे प्यारे, अभी भी आप 80 से 90% ऑनेस्टी के साथ अगर पढ़ते हैं और राइट डायरेक्शन की ओर अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको 80 से 90% इजीली से ला सकते हैं। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बात कर रहा था आप लोगों का 3 फसल कौन कौन सा है। देखिए 4 फसल है, तो चारों फसल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। और जो भी स्टूडेंट है हमारे इस एप्लीकेशन का, वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे एक जगह। मैंने वहां पे एप्लीकेशन पे अलग अलग बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने चारों का चारों डाटा एक ही बार लेकर आया हूं, तो दोनों इसको जरूर आप लोग को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल देकर समझाने वाला हूं। पहला आते हैं सर, पहला होगा हम लोगों का क्या फसल, तो बोलेंगे सर पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फसल होती है और इस फसल का नाम है, पता है सर क्या नाम है? इस फसल का हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोलेंगे सर? खरीफ फसल बोलते हैं। इस अच्छा सा फसल को हम लोग बोलते हैं क्या? खरीफ फसल, ठीक है। यह ऋतु जून माह में आरंभ होकर, याद रखिए कौन सा महीना में, नोट डाउन करिए जो मैं बोल रहा हूं उसको, फिर नहीं तो रोते रह जाएंगे। कौन महीना? यह ऋतु जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक रहती है। यह जो फसल है खरीफ फसल जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर महीना तक रहती है। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ संबंध है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है। कौन सा मानसून से? तो दक्षिणी पश्चिमी। देखिए दक्षिणी पश्चिमी मैंने आपको बताया था ना, देखिए ये आपसे पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिणी, मतलब यहाँ की मानसून से जो होती है तमिलनाडु की तरफ से, तमिलनाडु की तरफ से जो हवाएं चलती है, जब हवाएं चलती है तब हम लोग धान की खेती की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ, खरीफ फसल यह ऋतु जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक रहती है। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंध है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है, ठीक है। रबी फसल क्या है सर? चलिए देखते हैं। रबी फसल के बारे में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन में दे देना चाहता हूं, समझिएगा रबी फसल के बारे में। रबी फसल की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होती है। अक्टूबर नवंबर मतलब ठंडा के दिन। देखिए अभी अक्टूबर नवंबर आ रहा है ना, अक्टूबर खत्म नवंबर स्टार्ट, मतलब ठंडा के दिन आ चुका है। अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से आरंभ होती है। जैसे गेहूं, चना, तोराई, सरसों, जौ आदि फसलों की कृषि इसके अंतर्गत की जाती है। देखिए आपको खरीफ फसल, रबी फसल क्लियर हो चुका है, आशा करते हैं, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको नदिया के पार, और उस नदिया के पार में आपको मिलेगा क्या? बोलेंगे सर रबी फसल। क्या मिलेगी? रबी फसल, ठीक है। अभी कौन कौन फसल के बारे में लोग डिस्कस किए? 2 फसल था, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग सर जायद फसल क्या है। जायद फसल समझिएगा कि जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी फसल की कटाई के बाद आरंभ होती है। रबी फसल की कटाई के बाद आरंभ होती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जी, चारे फसल की कृषि होती है। इन्हें जायद फसल के अंतर्गत हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो चीज हम लोग खाते हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ट्रिकली। अगर आपसे पूछा जाएगा ना एग्जाम्पल में कि खीरा किस फसल के अंतर्गत आता है, तो आपको रट्टा लगाना होगा। देखिए ट्रिक बताइए, ट्रिक से याद करना है, जिसमें पानी आ जाए, जिसमें याद रखिएगा, जिसमें पानी, जिसमें खाने से पानी निकल जाए। जैसे तरबूज में पानी होती है, खीरा में पानी होती है, कोई भी सब्जी को हम निचोड़ेंगे तो पानी होती है, यस या नो? तो हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, वह जायद फसल के अंतर्गत आती है। कौन सा फसल के? जायद फसल के अंतर्गत आती है। और ये ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आती है। ग्रीष्मकालीन में खीरा हो, तरबूज हो या आपका सब्जी हो, ये क्या होती है? सब्जी में अलग अलग होती है, मैं सारा सब्जी के यहाँ पे नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको याद करना है मेरे प्यारे। तब जब आप याद करने के बाद जब अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे ना, तो याद कीजिएगा मेरे एक बात, लिखने में मजा
कुछ और ही आएगा। किसी इंसान की पेपर को देखकर लिखेंगे या हम खुद याद करके समझ कर लिखेंगे, दोनों में आसमान और जमीन के जितना डिफरेंट है ना, इतना डिफरेंट होती है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में प्रेशर खुद को ना बनाएं, उससे पहले आप लोग तैयार कर ले खुद को। रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। ऐसा नहीं है कि जो रट्टा लगाए वो क्वेश्चन अगर नहीं आया है तो हम नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं समझना है। पूरा चैप्टर का स्टडी करना है, बेहतरीन तरीके से समझना है। वो चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इजीली से कर सकते हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 पे ऑलरेडी मैं प्रोवाइड किया हूं। अब मैं बात करूंगा ना आप लोगों का किसके बारे में सर, तो बात करते हैं सर आप लोगों के आंसर की के बारे में। किसके बारे में, तो आंसर की के बारे में। तो आंसर की आप लोगों को ना, आंसर की आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में मिलेंगे। अब आप लोगों को आंसर की यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। अब आंसर की, क्योंकि हमें जो यूनिवर्सिटी के टीचर है वो हमें परमिशन देने मना कर दिया है कि आप एग्जाम से पहले आप अपलोड कर देते हैं, ये ठीक नहीं है।